हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और उसकी प्रकृति पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि कोल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान में कितने प्रकार की समस्याएं बताई है और शिक्षा मनोविज्ञान की जो कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा में या शिक्षा मनोविज्ञान में कोल सैनिक के अनुसार उसने 7 समस्याओं का वर्णन किया है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें कोल सैनिक ने 7 समस्याएं बताई है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। विभिन्न विद्यार्थियों में भेद करना। पहली समस्या क्या है दोस्तों? विभिन्न विद्यार्थियों में भेदभाव करना। यह है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली समस्या। किसके अनुसार? कोल सैनिक के अनुसार। कोल सैनिक ने शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान में 7 प्रकार की समस्याएं बताई है, जिसमें पहली जो समस्या है वह विभिन्न विद्यार्थियों में भेदभाव करना। ठीक है दोस्तों। दूसरी है दोस्तों अभिप्रेरणा, यानी कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा की कमी। तो यह है दूसरी समस्या, यानी कि विद्यार्थियों में किसकी कमी होती है? अभिप्रेरणा की कमी। तो यह दूसरी समस्या है। तीसरी है समस्या है मानसिक स्वास्थ्य, कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है दोस्तों। और जो चौथी समस्या आती है वो आती है चरित्र निर्माण, यानी कि बालक का चरित्र कैसा है। ठीक है दोस्तों। तो ये चरित्र निर्माण संबंधी समस्या है, चौथी समस्या। और पांचवी समस्या है अनुदेशन की विधियाँ। ठीक है, जो पढ़ने व पढ़ाने की विधियाँ कौन कौन सी है, किस किस विधियों का अध्यापक प्रयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर छठी आती है कक्षा प्रबंध संबंधी समस्या, कि कक्षा जो व्यवस्था है वो अच्छी है कि नहीं है। तो कक्षा प्रबंध संबंधी समस्या, यह है छठी समस्या। और सातवीं समस्या है मूल्यांकन संबंधी समस्या। ठीक है दोस्तों, कि बच्चों का मूल्यांकन समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह है 7 समस्याएं। वापस देखते हैं दोस्तों कोल सैनिक के अनुसार कि कितनी समस्याएं शिक्षा मनोविज्ञान में? 7। तो उनको वापस अपन पढ़ते हैं। कोल सैनिक ने शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान में 7 प्रकार की समस्याएं बताई है। पहली समस्या विभिन्न विद्यार्थियों में भेदभाव। दूसरी है अभिप्रेरणा की कमी। चौथी है मानसिक स्वास्थ्य कैसा है उनका। चौथा है जो है वो है चरित्र निर्माण। और पांचवी समस्या है अनुदेशन विधियों की कमी, यानी कि अनुदेशन विधियाँ उचित है या नहीं है। फिर छठी है कक्षा प्रबंध। ठीक है। और फिर सातवीं है मूल्यांकन संबंधी समस्या। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। पहली विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार होता है। कौन होता है दोस्तों? मानव व्यवहार। क्यों होता है? क्योंकि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? पशु के व्यवहार का अध्ययन भी करता है और मानव व्यवहार का अध्ययन भी करता है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो किसका अध्ययन करता है? वो सिर्फ मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो होता है वो किसका अध्ययन करता है? केवल मानव के व्यवहार का। फिर है शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है किन परिस्थितियों में मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है? शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है। जो शिक्षा की जो परिस्थितियां होती है उनमें मानव का व्यवहार का अध्ययन करता कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अब अपन देखते हैं शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम व द्रुत बनाता कौन? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम व द्रुत बनाता है। ठीक है दोस्तों। कौन बनाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत की विधियों का उपयोग करता है। कौन? सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों एवं विधियों का उपयोग कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है सामान्य मनोविज्ञान की जो मूलभूत विधियां व सिद्धांत है उनका प्रयोग करके शिक्षण करवाता है। ठीक है।
शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो होती है दोस्तों वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि जो बालकों का जो अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें वह सिद्धांतों व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी है दोस्तों? वैज्ञानिक प्रकृति है। ठीक है, यह तो हुई शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं की बातें। अब अपन इनको एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी। तो पहली विशेषता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, और किन परिस्थितियों में करता है? तो शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया को सरल व सुगम व द्रुत बनाती कौन? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम व द्रुत बनाती है। ठीक है, और सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग करता है। कौन करता है प्रयोग? शिक्षा मनोविज्ञान। ये सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि बालक के जो व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। कौन सा है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण व शिक्षा दर्शन के माध्यम से किया जाता है। जो पहला उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि अपने जो पढ़ने के जो उद्देश्य वो कौन कौन से हैं, किन उद्देश्यों के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो वो होता है शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। और किसके माध्यम से करती है? तो शिक्षा दर्शन के माध्यम से करती है। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है? शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। ठीक है, फिर कुछ उद्देश्य विभिन्न विद्वानों ने बताए हैं, जो वो देखते हैं गैरिसन व अन्य के अनुसार। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान व भविष्यवाणी व नियंत्रण करना होता है। किसने कहा था? गैरिसन ने। किसने कहा था? गैरिसन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान करना, कि उस व्यक्ति का या मानव का व्यवहार कैसा है उसका ज्ञान प्राप्त करना, और भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकती है शिक्षा मनोविज्ञान, और उस पर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, अपन करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को उपदेश देके किसी को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, तो वो ऐसा नहीं करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। ठीक है, तो गैरिसन ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान करना, भविष्यवाणी करना व नियंत्रण करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कुप्पुस्वामी के अनुसार कुप्पुस्वामी ने क्या बताए हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो देखते हैं, इसका जो उद्देश्य है, मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण व उत्तर अधिगम के हेतु में प्रयोग करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार उद्देश्य मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तर शिक्षण व उत्तर अधिगम के हेतु में प्रयोग करना है। ठीक है, कुप्पुस्वामी ने क्या बताया कि जो इसके जो उद्देश्य हैं वह मनोविज्ञान के उद्देश्य व्यवहार, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण यानी आने वाले शिक्षण, और जो वर्तमान में जो शिक्षण किया जा रहा है उसका उपयोग मानव के हितों में प्रयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनका प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के या मानव के व्यवहार में शिक्षण सिद्धांतों को लाकर मानव का हित करना होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे, तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे कि और शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है छात्रों की योग्यताओं,
क्षमताओं व सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करती है? छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं व सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करती है कि छात्रों में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं और कितना सामर्थ्य है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार का अध्ययन करती है वो, इसलिए। ठीक है, फिर देखते हैं छात्रों की रुचि को ज्ञान प्राप्त करना कि छात्रों में जो रुचि है वो किस क्षेत्र में है, यानी कि जो बालक की जो रुचि है वो किस क्षेत्र में है, तो उसका अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। तो छात्रों में कौन कौन सी रुचियाँ हैं उसका अध्ययन कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। फिर है छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करती है कि बालक में जो विकास करने की जो क्षमता है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि छात्र में विकास करने की क्षमता है वो कितनी है, तो उसका ज्ञात भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में। फिर छात्र की अवस्थाओं के अनुरूप उनके विकास की ओर अग्रसर करना, यानी कि छात्रों की जो अवस्थाएं होती है उसके अनुसार उसको विकास की ओर प्रेरित कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, जैसे बालक की अवस्थाएं होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो उसकी अवस्थाओं के अनुसार बालक को विकास की तरफ आकर्षित कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। और मानव के विकास का अध्ययन भी कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है, और उसकी अवस्थाओं का अध्ययन भी। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है वो मानव के विकास का अध्ययन और उसकी अवस्थाओं का अध्ययन भी करती है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, और सीखने की जो बालक कैसे सीख रहा है, किन शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से सीख रहा है, तो उसका अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, जो सीखने की जो प्रक्रिया है बालक की उसका अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान के बालक किन शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान करती है। फिर है शिक्षण विधियों और सिद्धांतों का अध्ययन करना। फिर है यानी कि जो शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान करती है कि वो किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है और किन सिद्धांतों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इनका प्रयोग भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षण सामग्री व अधिगम सामग्री का अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, कि शिक्षण में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है और अधिगम सामग्रियां कौन कौन सी है, तो इसका अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षण की शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन भी करती है। विशिष्ट व्यवहार कौन सा होता है? आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, ये क्या होता है? विशिष्ट व्यवहार होता है बालक का। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र में। और फिर है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जो बालक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें बालक को क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो उसका अध्ययन भी कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान करती है। तो दोस्तों ये है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं और जिनका शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करती है वो बातें। अब अपन आगे पढ़ते हैं इससे। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। ठीक है, कि शिक्षा मनोविज्ञान किन किन महत्व की ओर इंगित करती है। तो दोस्तों देखते हैं, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो विकासात्मक जो विशेषताएं हैं उनको भी समझने में सहायक करती है। ठीक है, अधिगम की प्रकृति को समझने में कि अधिगम कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। पहला तो क्या कि विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायता करती है। दूसरी है अधिगम, यानी सीखने सिखाने की जो प्रकृति है वो कैसी है, उसको भी समझने में सहायता करती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। फिर है दोस्तों तीसरी है
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक है। क्या दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती है। हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनका जो विकास का क्रम होता है वो अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगत विशेषताओं को समझने में भी सहायता करती है कि कौन सा बालक कैसा है और कौन सा बालक कैसा है। तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर बालक में अलग अलग विभिन्नताएं या विशेषताएं होती है। पहला हो गया विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायता करती है। दूसरा हो गया सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है। तीसरी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सीखने में सहायता करती है। चौथी है बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता करती है कि बालकों की जो समस्याएं कौन कौन सी है, शिक्षण प्रक्रिया में बालकों की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है, उनको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। और फिर नेक्स्ट है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता करती है कि मापन तो यानी कि उसकी वर्दी माप तौल से हो जाता है जिसको अपन गिन सकते हैं, ये तो होता है मापन। और मूल्यांकन में है कि बालक ने किस क्षेत्र तक कितना अध्ययन किया है और वो कितना सीख पाया अभी तक। तो उस मापन और मूल्यांकन का भी कौन करती है, अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करती है। मापन का अर्थ होता है यानी कि माप तौल से जिसको अपन गिन सकते हैं, वो तो होती है जैसे बालकों को कितने अंक मिले, ठीक है, वो कितने दिन स्कूल आया, इनको अपन गिन सकते हैं। और मूल्यांकन में है कि बालक ने अधिगम किस स्तर तक ग्रहण किया और किस स्तर तक उसने सीखा है, तो इसे कहते हैं मूल्यांकन। तो शिक्षा मनोविज्ञान मापन व मूल्यांकन दोनों का अध्ययन करती है। और शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक स्वास्थ्य व ज्ञान का संरक्षण करती है, यानी कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा है और उसका विकास कैसे किया जा सकता है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इसका अध्ययन भी कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान की पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करती, कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करती है, क्योंकि शिक्षा के बिना पाठ्यक्रम निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो मानव के व्यवहार के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर है अधिगम के परिणामों का मापन, कि अधिगम द्वारा जो परिणाम सामने आए हैं, यानी कि अधिगम का मतलब जो बालक ने सीखा है उसका परिणाम क्या निकला, उसका मापन भी कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखकर ग्रहण करना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ठीक है। तो उस अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा जो अपन ने सीखा उसका क्या परिणाम निकला, उसका मापन भी कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर है मार्गदर्शन या निर्देशन में सहायता करना, तो ये भी काम कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बालक का या व्यक्ति का मार्ग निर्देशन करती है, मार्गदर्शन करती है। स्वयं को समझने में सहायक, शिक्षा ही अपने आप को समझने में सहायता करती है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, तो ये समझने में कौन सहायता करती है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है दोस्तों। फिर है शिक्षण में सहायक सामग्री में सहायक है, तो यह कौन बताता है, इसका अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। कि शिक्षण में सहायक सामग्री में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाए और कौन सी का नहीं किया जाए, इसका मार्गदर्शन भी कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षण में सहायक सामग्री द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसका जो मार्गदर्शन कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है कि किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना उचित रहेगा, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी बनाना, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान वो क्या करती है, व्यवस्था को बनाए रखती है, व्यवस्था को, शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाती है, कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रभावी बनाना, जो पढ़ाने के समय जो सहगामी क्रियाएं की जाती है उनको प्रभावी बनाने का कार्य कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है अगली लाइन, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा है। क्यों? क्योंकि जो इसका मुख्य
उद्देश्य होता है बालक का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। इसलिए शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित। को पूछ रखा है कि शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित। ठीक है। और शिक्षा जो होती है वो खेल आधारित विषयों को महत्व देती है। सही बात है, क्योंकि खेल के माध्यम से बालक ज़्यादा सीखता है, यानी खेल के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि सभी प्रकार से उसका विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, है ना, आध्यात्मिक, सभी प्रकार का विकास उसका होता है। किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। आत्म अनुशासन की शिक्षा देती है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान हमें आत्म अनुशासन सिखाती है। कि जैसे कक्षा में अगर अध्यापक नहीं आया तो स्वयं अपने आप ही उस कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये क्या, शिक्षा ही है। ठीक है। तो यानी कि ये कौन सिखाती है, शिक्षा सिखाती है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान सिखाती है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान में संबंधित त्रयों का विकास करती है, यानी कि संबंधित त्रय क्या है अभी अपन इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो संबंधित त्रयी रायबर्न ने दिए थे, ये संबंधित त्रयी क्या है ये अब आपको आ जाएगा। जो ये संबंध है, ठीक है, संबंध के प्रकार है, तो रायबर्न ने दिए थे संबंधित त्रयी। ठीक है, 3 प्रकार है। जैसे बालक व शिक्षक का संबंध, पहला जो संबंध है वो है बालक व शिक्षक का संबंध, यानी बालक और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, तो अच्छा संबंध होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है बालक व समाज के मध्य जो संबंध होता है वो उसे बोलते हैं। तीसरा है बालक व विषय संबंध। ठीक है। तो पहला है बालक व शिक्षक संबंध, यानी बालक व शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, अच्छा, मधुर व मित्रवत होना चाहिए। बालक व समाज के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, तो वो भी सामाजिक संबंध होना चाहिए। ठीक है। यानी बालक व समाज के मध्य अच्छा संबंध या सामाजिक संबंध होना चाहिए। बालक व विषय के मध्य भी जो संबंध होता है वो तीसरा संबंध तरीके कहलाता है। ठीक है, कि बालक व जो उसका जो विषय उससे कैसा संबंध है, तो वो सरल व सुगम होना चाहिए। ठीक है, विषय से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त कर सके। और दोस्तों कल इससे अपन आगे पढ़ेंगे शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता है, वो अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।